सो आज पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एक बहुत अच्छा टॉपिक जो क्लास 12th की टेक्स्ट बुक एनसीईआरटीज़ में गिवन है और ये नीट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए कुछ चैप्टर्स जो है बहुत हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि अगर किसी को रेडॉक्स रिएक्शन आता है, थर्मोडाइनमिक्स आता है, सो दीज चैप्टर्स आर वेरी यूजफुल इन दिस चैप्टर बिकॉज उनके कंसेप्ट इस चैप्टर में यूज़ होते हैं और लेस टाइम टेकिंग होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टडी करना। अगर इक्विलिब्रियम आता है तो और भी अच्छी बात है, हालांकि हम लोग इन्हें बिना वो सब करे भी बेसिक तरीके से स्टडी कर सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द इंटरकन्वर्जन्स बिटवीन केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैं उस ब्रांच की बात कर रहा हूँ। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच आई एम डीलिंग विद द इंटरकन्वर्जन्स ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब मैं केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहा हूँ या इलेक्ट्रिकल से केमिकल एनर्जी बना रहा हूँ, ठीक है। मतलब मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी एंड केमिकल रिएक्शन करवाया, या मैंने केमिकल रिएक्शन करवाया जिससे मेरे को इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो मिला एंड आई गॉट एन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, ठीक। तो बेसिकली या तो मैं करंट जनरेट करवाने के लिए काम कर रहा हूँ या मैं करंट जनरेट करवा के केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए काम कर रहा हूँ। सो हमारा कोई एम है, या तो मेरे को केमिकल रिएक्शन करवाना है करंट पास करवा के, या मेरे को केमिकल रिएक्शन से करंट पास करवाना है। इसके लिए हमारे पास दो तरह के डिवाइसेस होते हैं। इन दिस चैप्टर वी मेनली फोकस अपॉन वन bulky type of cells which we call as electrochemical cell. Major portion of this chapter has been situated around electrochemical cell, और जो बाकी का बचा कुछ चैप्टर है जिसमें कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, ये सारे टॉपिक्स आते हैं, दे आर टर्म्ड अंडर इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर क्या आता है? सो सबसे पहले नाम को जब हम लोग रीच आउट करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोकेमिकल। नाम में केमिकल आ गया, मतलब केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफ़र यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आई विल प्रोवाइड केमिकल एनर्जी, मतलब केमिकल रिएक्शन मैं करवाऊँगा और फिर उस केमिकल रिएक्शन की वजह से मेरे को कहीं ना कहीं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या आयंस मिलेगा, जिसकी वजह से फ्लो ऑफ करंट थ्रू द होल सिस्टम मेरे को देखने को मिल जाएगा। अब केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए कुछ बातें पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक स्पॉन्टेनियस सेल होता है। स्पॉन्टेनियस मतलब रिएक्शन अपने आप हो जाता है, मेरे को ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा नहीं देना पड़ता। इसका एग्जांपल क्या है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का जो बेस्ट एग्जांपल होता है दैट इज़ आवर स्लीप। जैसे अगर मैं सोया हुआ हूँ या मैं जाग जाऊँ, मेरे को अगर नींद आ रही है, मैं सो जाऊँ, तो मेरे को जगाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। वहाँ पर हमारा एंथैल्पी जो होता है, एंथैल्पी चेंज या एनर्जी चेंज, वो हमारा नेगेटिव हो जाता है, ठीक, वो हमारा पॉजिटिव हो जाता है। सो दैट इज़ आवर एंडोथर्मिक रिएक्शन, दैट्स द मेन थिंग। बट जब हमारा डेल्टा H नेगेटिव हो जाए, जब हमारा डेल्टा G नेगेटिव हो जाए और जब हमारा डेल्टा S पॉजिटिव हो जाए, मतलब मेरी जो एक्साइटमेंट है वो क्या है, बहुत हाई है सोने के लिए, तो मैं अपने आप सो जाऊँगा, मेरे को किसी को बोलना नहीं पड़ेगा बार बार धक्का दे के कि सो जाओ। तो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन सी प्रोसेस होती है? जो कि अपने आप हो जाती है। उसमें हमारा जो एंट्रोपी होता है वो पॉजिटिव होता है और जो हमारा डेल्टा जी होता है वो नेगेटिव होता है। डेल्टा जी की फ्री एनर्जी है, इसको फ्री एनर्जी बोल देते हैं। और जो हमारा डेल्टा एस है, दिस वी स्टडी अंडर थर्मोडाइनमिक्स। उसके अंदर हम लोग एंट्रोपी को अलग से सेक्शन में पढ़ते हैं। एंट्रोपी इज़ द डिग्री ऑफ रैंडमनेस, कोई चीज़ कितनी रैंडम है और कितनी ज़्यादा रैंडमनेस उसमें देखने को मिलती है। इसके बारे में ये होता है कि इस चीज़ को हमने गर्म कर दिया, उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बढ़ा दिया, उसकी जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ कर दी, उसमें प्रेशर घटा दिया, एट्सेट्रा थिंग्स। सो यहाँ पे जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं, वहाँ पे वॉल्यूम बढ़ जाता है, अगर वहाँ पे प्रेशर घट जाता है, वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ऐसी कंडीशंस में हमारा जो डेल्टा एस या एंट्रोपी है वो पॉजिटिव होता है, मतलब बढ़ जाता है। एक बहुत सिंपल सा रिएक्शन जिसको हम लोग जो है हमारे गैल्वेनिक सेल या वोल्टेक सेल में यूज़ करते हैं, वो हो गया हमारा जिंक और कॉपर सल्फेट वाला रिएक्शन। यहाँ पे रिडॉक्स यूज़ होती है। कैसे? मान लिया मेरे को जिंक रॉड दे रखी है, मैंने उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया, तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो सल्फेट है, अब जिंक जो है और कॉपर है। अब ये बात देखते हैं कि कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, कॉपर रिड्यूसेस टू 0 और जिंक ऑक्सीडाइजेस टू +2। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज़ ग्रेटर देन जिंक।
कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है डैट इज़ ग्रेटर देन जिंक, अभी आएगा वो पोर्शन। तो जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, मीन्स इट इज़ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये बात रेडॉक्स में पढ़ते हैं दैट ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब ये जो रिड्यूस हो रहे होते हैं वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे, सो हैंस दे आर टर्म्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडाइज हो रहे होते हैं वो दूसरों को रिड्यूस करेंगे, हैंस दे आर नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है वो क्या होगा, दैट इज़ द बेस्ट कैथोड, दैट इज़ द बेस्ट कैथोड, मतलब वहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। कैथोड कैसी होगी फिर, मतलब कैथोड जनरली अगर मैं एक ओवरऑल चीज़ मान के चलूँ तो मेरी रिएक्शन होने से पहले कैथोड जो होगी पॉजिटिवली चार्ज होगी और एनोड नेगेटिवली चार्ज होगी, बट कंप्लीट रिएक्शन जब हो रहा है उसकी बात नहीं कर रहे उसमें भी, हालांकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में चीज़ें सेम ही रहती हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बदल जाता है, बट ऑक्सीडेशन रिडक्शन नेवर चेंजेस। अगर एनोड की बात करिए, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड की बात करिए उस पर हमेशा रिडक्शन होगा। इसको याद करने की एक बहुत अच्छी टेक्निक है, उसको लोन टेक्निक बोलते हैं, LOAN, इसको लोन टेक्निक बोला जाता है, वेरी यूज़फुल। तो इस लोन टेक्निक में क्या बात आती है, लोन टेक्निक टेल्स अस अबाउट LOAN, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एनोड, मतलब एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होने वाला है एंड कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होने वाला है। दैट इज़ अ वेरी बेसिक थिंग, ये कंसेप्ट समझ में आ जाता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन का क्या फंडा है। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई हम लोग गैल्वेनिक सेल पे। गैल्वेनिक सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको देखते हैं। सबसे पहले गैल्वेनिक सेल के लिए हम लोग 2 बीकर्स यूज़ करते हैं। ये क्लियर हो जाए ज़रा यार, ये क्लियर नहीं होगा, क्या हो गया सर, चलो कोई बात नहीं। गैल्वेनिक सेल के वोल्टेज सेल इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इस अपैरेटस को देख के भी मेरे समझ में आ रहा है यार कहीं ना कहीं मैंने केमिकल रिएक्शन करवाया है जिससे यहाँ पे लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है, पूरे सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स का जो है पासिंग हो रहा है और इलेक्ट्रॉन्स की उल्टी डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो कर रहा है जिसे मैं बाद में अपने आप से यूज़ कर सकता हूँ। तो इस सब के पीछे कहानी थी। हमारे जो गैलीलियो कह रहा हूँ, जो गैल्वेनिक साइंटिस्ट नाम के एक इंसान थे, गैल्वेनिक उनका नाम था, तो गैल्वेनिक नाम के एक साइंटिस्ट थे, तो उनने जो है ये सेल फॉर्म करा था। इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है इसको हम लोग गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल की बोल रहे हैं। वोल्टेज तो समझ में आ रहा है भाई, बिकॉज इससे वोल्टेज जनरेट हो रही है, सो इट इज़ अ वोल्टेज सेल। ठीक, गैल्वेनिक सेल क्यों बोल रहे हैं, गैल्वेनिक सेल इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, गैल्वेनिक भाई साहब ने बनाया था। तो अब इसका एक पूरा का पूरा पैटर्न मैंने क्या करा, गैल्वेनिक भाई साहब ने बल्कि ये करा था, आज हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो जिंक की जो रॉड थी उसको जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया, कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया, फिर इनको एक वायर से कनेक्ट कर दिया। अब वायर पे एक वोल्ट मीटर लगा दिया, बैटरी लगा दी एंड ऑल। बैटरी वॉज जस्ट फॉर अ पोटेंशियल डिफरेंस। फिर जिससे कहीं ना कहीं सर्किट जो कंप्लीट करने के लिए मैंने एक सॉल्ट ब्रिज लगाया। सॉल्ट ब्रिज के बारे में कुछ बढ़िया बढ़िया बातें अभी आती हैं, लेकिन सबसे पहले ये पूरा का पूरा अपैरेटस, ये अपैरेटस जो था इसके अंदर मैंने जिंक की जो एनोड है, ये क्या हुई, एनोड हुई, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और ये क्या हुई, कॉपर की कैथोड हुई, क्योंकि यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। सही। अब यहाँ पे जो जिंक की एनोड है, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब ZnSO4 में जो जिंक है वो डिजॉल्व होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा और जिंक का रेजिड्यू बन जाएगा और ये यहाँ पे इकट्ठा होता रहेगा। ये जो पूरा का पूरा एरिया है यहाँ पे जिंक का रेजिड्यू इकट्ठा हो गया और ये जो जिंक की रॉड है ये पतली होने लगी। अब जो ये जिंक की रॉड है ये क्योंकि पतली हो रही है तो कहीं ना कहीं ये जो इलेक्ट्रॉन्स है कहीं तो फ्लो करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते 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 कॉपर तक पहुँचते हैं, कॉपर की इलेक्ट्रोड तक, मतलब कॉपर की कैथोड तक। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। ये जो कॉपर सल्फेट के कॉपर +2 थे ये यहाँ से जाके यहाँ पे इस पूरी की पूरी इलेक्ट्रोड पे गए, इनको लगा हमें इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, एक अच्छी स्टेबिलिटी मिलेगी, क्योंकि हमें कॉपर के बारे में पता है। जब हम कॉपर का नंबर देखते हैं तो निकल के जस्ट बाद कॉपर आता है। इसका जो हम लोग देखते हैं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन जब हम देखते हैं, इट इज़ 3D10 तो अभी ये 3D9 पे है। अभी ये किस पे है, 3D9 पे है। अगर मैं इसका वो लिखूं तो ये अभी 3D9 पे है। किस पे है, 3D9 पे है। तो अभी इसकी पहली से आखिरी प्रायोरिटी ये क्या रखना चाहेगा भाई, किसी ना किसी तरीके से
मैं अपना जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल कर लूँ, क्योंकि इसको यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा है, ये एक्वस सॉल्यूशन में नहीं है कि इसको हाइड्रेशन एंथैल्पी मिल जाए और ये अपने आप स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर ले, अपने आप को एक अच्छा स्टेबल कंपाउंड बना ले, एक अच्छा एलिमेंट फॉर्म कर ले। अब ये 3D9 पे है, हाईली अनस्टेबल, 3D9 तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। अब ये कैसे अपना काम चलाए, और एक्वस सॉल्यूशन में नहीं है तो इसके पास हाइड्रेशन एंथैल्पी नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स के साथ जुड़ने के लिए ऊपर जाता रहेगा। और क्योंकि यहाँ पे जो है कई सारे इकट्ठा हो जाएंगे, तो ये क्या हुई, जो हमारी कॉपर की जो कैथोड थी वो कहीं ना कहीं थिक हो गई, कॉपर की कैथोड थिक हो जाती है, जिसकी वजह से कॉपर की जो कैथोड है उसके ऊपर हमें कॉपर जो डिपॉजिट होता दिखता है। और क्योंकि जिंक पे हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिंक का रेजिड्यू बनता जाता है और वो हमारा ऐसे यहाँ पे नीचे गिर जाता है, तो जिंक का डिज़ोल्व हो जाता है जिंक के सॉल्यूशन में, और फिर यहाँ पे जिंक की जो रॉड होती है पतली हो जाती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कॉपर की कैथोड तक जाते हैं, और कॉपर की कैथोड पे क्योंकि कॉपर यहाँ पे 3D9 में है तो उसको इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे जिससे वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए। अब ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा जिससे एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा और ये कॉपर के ऊपर हमारा इकट्ठा हो जाएगा। अब इस पूरे के पूरे सॉल्यूशन को जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का एक सॉल्ट ब्रिज भी लगाया जाता है। सबसे पहले इसकी ऑब्जर्वेशन करने से पहले एक सॉल्ट ब्रिज के बारे में पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो होते हैं जनरली अकम्पनीड होते हैं बाय अ सॉल्ट ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, नाम को देखते हैं, ब्रिज एंड सॉल्ट से बना हुआ एक ब्रिज जो कि U-ट्यूब शेप का होता है, और ये अगर सॉल्यूशन से बनता है। अगर सॉल्यूशन हमारी रेड एल्गी से मिलती हैं जो कि जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया है। इनको याद करने का भी तरीका होता है, गोलगप्पे पानी पूरी, जेलिडियम ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा एंड पॉलीशिफोनिया। उसके अलावा जब सॉल्ट ब्रिज की बात करते हैं, ये बल्क माइग्रेशन अलाउ नहीं करता, मतलब ये अलाउ नहीं कर रहा कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उनको मैं सर्किट में कहीं और से ले जाऊँ या एनीथिंग अदर देन डैट। ये सल्फेट के जो आयन्स है उसको दूसरी साइड नहीं जाने देता। मान लिया ये हो गया मेरा सॉल्ट ब्रिज, तो अब ये जो सल्फेट के आयन्स यहाँ पे बने होंगे या जिंक के जो आयन्स बने होंगे, ये इसको यहाँ से यहाँ पे ट्रैवल करके नहीं जाने देता। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये ऐसे जा ही नहीं सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसी वजह से इस पूरे के पूरे रिएक्शन में जो है हम K+ और Cl नेगेटिव को एक अगर जो सॉल्यूशन लेते हैं, अगर पेस्ट का जो ये बनाया जाता है, उसकी सबसे पहली खास बात है कि ये जो होता है आयंस को डिफ्यूज़ नहीं होने देता बहुत ज़्यादा, कि मेरा सल्फेट चल के जो है मेरे कैथोड के पास चला गया और रिएक्शन डिसरप्ट हो गया, या मेरा जो अमाउंट है करंट का वो कम बन रहा है। तो एक एफिशिएंट सर्किट हो, सर्किट को कंप्लीट कर पाऊँ, उसके लिए चाहिए। अच्छा, अब सबसे पहली चीज़ सॉल्ट ब्रिज की ज़रूरत क्या आन पड़ी, जब पहले अपैरेटस बनाया विदाउट एनीथिंग, तो गैलीलियो साहब जो गैल्वेनिक साहब थे, गैल्वेनिक साहब ने ये बात देखी कि यार ये जो मेरा पूरा सर्किट है इट इज़ नॉट कंप्लीट, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक मान लिया एक बार फ्लो कर भी गए, तो मैं एक पूरे सर्किट के बिना, बिकॉज यहाँ पे क्लोज सर्किट नहीं है, हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में बात करते हैं कि अगर एक क्लोज सर्किट नहीं है तो करंट फ्लो नहीं करता, तो इनने क्लोज सर्किट बनाने के लिए ऐसा एक सॉल्यूशन डाला। अब पहले इनने U-ट्यूब शेप नहीं डाली, पहले इनने अगर नहीं डाला, इनने कुछ एक चीज़ डाल दी, एक सिंपल ट्यूब डाल दी, इनको लगा एक मेटल रॉड डाल दूंगा उससे रिएक्शन पूरा हो जाएगा। बट जब इनने वो चीज़ करके देखी तब इनकी ये बात समझ में आई कि रिएक्शन थोड़ी ही देर में रुक रहा है, रिएक्शन बहुत हल्के टाइम में रुक रहा है, तो मैं इसको कैसे एफिशिएंटली बढ़ाऊँ, ये जो रिएक्शन की टाइमिंग है इसको मैं कैसे बढ़ाऊँ। इस चीज़ पे जब इनने वर्क करा तब इनको पता लगा कि कुछ रेड एल्गी होती हैं जैसे ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम, तो उनसे जो है हमें अगर पेस्ट मिल जाता है जो कि KCl है, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया मोबिलिटी होती है। इसके अलावा KNO3 का भी सॉल्यूशन मिलता है, जो KNO3 का सॉल्यूशन है उसको भी यूज़ करा जाता है, बल्कि उसे KCl से ज़्यादा यूज़ करा जाता है। उसके पीछे क्या रीजनिंग है, इलेक्ट्रोलिसिस जो होती है वो हमारी इनर्ट इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में होनी चाहिए। ऐसा क्यों है भाई, ऐसा इसलिए बिकॉज इनर्ट इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो हमारे रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो बस एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन फॉर आवर सब्सटेंसेस, वो ऐसा नहीं करते हैं कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लें। दूसरी चीज़, इन्हीं को यूज़ करने का क्या फ़ायदा हुआ, सबसे पहले तो ये जो है रिएक्शन को जो है डिसरप्ट नहीं कर रहे किसी भी तरीके से, तो ये बात बोली जा सकती है कि आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन और एनायन सेम है, तो जिस स्पीड से हमारा K पॉजिटिव हमारे एनोड में जाएगा उसी स्पीड से Cl नेगेटिव हमारी कैथोड में जाएगा, उसी स्पीड से हमारा Cl नेगेटिव एनोड में जाएगा, उसी स्पीड से हमारा K पॉजिटिव कैथोड के पास जाएगा। ठीक, तो ये हो जाती है कुछ बेसिक चीज़ें जो कि इसके अंदर आती है। सॉल्ट ब्रिज के ऊपर एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन भी आ जाती है।
कैसी रिप्रेजेंटेशन, हम इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं? सॉल्ट ब्रिज के लिए जो हमारी रिप्रेजेंटेशन आती है वो आती है ABC। क्या आती है? ABC। ABC को कैसे याद रखें? एनोड ब्रिज कैथोड, एनोड ब्रिज कैथोड, एनोड ब्रिज कैथोड, बड़ा ही ज़रूरी है। फेज चेंज हुआ है मतलब अगर गैस से एक्वस फेज में गया है, सॉलिड से एक्वस फेज में गया है, तो हम लोग एक ऐसा डंडा यूज़ कर लेते हैं, और अगर कोई भी फेज नहीं हुआ है तो हम लोग कॉमा यूज़ कर लेते हैं। जनरली कॉमा की नौबत नहीं आती है। उसके पीछे रीजनिंग ये है कि हमें जितने भी सॉल्यूशंस मिलते हैं वो एक्वस फेज में होते हैं, तो जब आयन बन जाता है तो वो एक्वस फेज में चला जाता है। बट फॉर फ्यू रिएक्शंस हम ये बात देखते हैं कि एक्वस फेज में नहीं भी जा रहा। एक गैसियस इलेक्ट्रोड अगर मेरे पास है तो मैं उसके लिए प्लैटिनम या गोल्ड यूज़ करता हूँ। क्यों? ये इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होती हैं जिसकी वजह से हमारी रिएक्शन में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट नहीं करती है, बस एक सरफेस प्रोवाइड करती हैं। तो इस बात से जो है मैं इसी चीज़ के लिए इन्हें यूज़ कर लेता हूँ। हालांकि जब एनोड और कैथोड की बात करी जाए तो यहाँ पे डिफरेंट रिएक्शंस किस तरीके से हो रहे हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे है। सबसे पहले एनोड पे अब सरफेस H2 जो है एनोड पे देखें तो हमारे प्लेटिनम पे H2 गैस जो होगी एड्जॉर्ब हो जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा जिससे H+ का फॉर्मेशन होगा। अब कैथोड पे क्या होगा? H2 जो होगी वो हमारी Pt पे जो है जमती चली जाएगी और जो H+ है उससे H2 का फॉर्मेशन होगा। ठीक, अब ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे अब आना होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, उससे भी पहले एक इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होती है। इनर्ट इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड होती है जो कि किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। सेल रिएक्शन में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता। एक चीज़ जो कि बहुत अच्छे से याद रखनी है कि रिएक्शन के समय अपनी बुद्धि का उपयोग करना है, यूज़ करना है। क्यों? अगर मेरे को एनोड दे रखा है H2 से H+, तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है। कैथोड दे रखा है तो मैं क्या ये बोलूँगा Cl नेगेटिव से Cl2 पे जा रहे हैं? नहीं, मैं ये बोलूँगा कि Cl2 से Cl नेगेटिव पे जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और एट एनोड यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। चाहे कोई भी रिप्रेजेंटेशन हो सेल रिएक्शन में, मैं एनोडिक हाफ सेल को ऐसे ही रिप्रेजेंट करूँगा कि वहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और कैथोडिक हाफ सेल को ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा जैसे वहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो अब आ जाती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? सबसे पहले पोटेंशियल किसी भी कार्य को करने की जो मेरी क्षमता है उसे पोटेंशियल बोलेंगे। माई पोटेंशियल इज़ टू स्टडी 16 आवर्स अ डे। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी क्या पोटेंशियल है, तो वही चीज़ है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, क्या कर सकता था और अब क्या करने लगा। मतलब अगर इतनी वोल्टेज प्रोवाइड करी जा सकती थी लेकिन इतनी कर रहा है, तो वो जो डिफरेंस आता है उसे पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक, ये एक सिंपल एग्जांपल है जिसे याद रखा जा सकता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? दो चीज़ों के बीच का जो पोटेंशियल होता है, जब उसमें हम डिफरेंस निकालते हैं तो इट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। अगर फिजिक्स के हिसाब से सोचा जाए तो जब हम लोग किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी पे ले जाते हैं तो उसको करने में जो वर्क डन होता है उसे हम लोग जो कहते हैं उसे हम पोटेंशियल बोलते हैं, और जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है उसकी वजह से उसे पोटेंशियल डिफरेंस बोल देते हैं। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है किन चीज़ों के बीच में होगा, इंटरेक्शन किन चीज़ों के बीच में हो रही है। इंटरेक्शन बस एक ही चीज़ के बीच में हो रही है इन रिएक्शंस में, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल देते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस दैट एग्जिस्ट्स बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करेगा, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के बीच में ही तो हो रहा है। अब टेम्परेचर, कितना डिसोसिएशन हो रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर प्रेशर पे डिपेंड करेगा एंड फिर आयंस इन द सॉल्यूशन पे डिपेंड करेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या क्या 5 चीज़ें आ गई। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, तो मतलब इलेक्ट्रोड कैसी है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, इलेक्ट्रोड कौन सी ली है, उसका जो सेल पोटेंशियल है वो क्या है, आयंस कौन से आ रहे हैं सॉल्यूशन में, ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि हमने जो KCl लिया है, KNO3 लिया है, कौन सा वो लिया है।
सॉल्ट ब्रिज का सब्सटेंस लिया है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर या प्रेशर क्या है। तो ये जितने भी रिएक्शन है मैं इनको स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे करवाऊंगा। इस वजह से ये जितने भी रिएक्शन है सेल वाले, ये बोला जाता है कि ऐसा मत करो कि सेल को जो है आपने जहाँ पे रख दिया। कई बार ये बोला जाता है कि सेल को बहुत ज़्यादा धूप में मत रखना। क्यों? बिकॉज कई बार हम लोग भी ऐसा करते हैं, हमारे मन में आता है कि चलो सेल ख़राब हो गया, इसे धूप में रख देते हैं, इसे पटक देते हैं, कुछ भी करते हैं, इसे सेल चलने लगेगा। भले ही वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं होता, लेकिन वो भी टेम्परेचर जैसी प्रोसेस, जो टेम्परेचर जैसे फैक्टर्स हैं उन पर डिपेंड करता है। अब वेरिएशन ऑफ सेल पोटेंशियल, भाई अगर मैंने एक्सटर्नल पोटेंशियल दे दी अपोजिट, मेरी जो सेल पोटेंशियल होती है फॉर आवर जिंक कॉपर सेल या गैल्वेनिक सेल, तो वो होती है माइनस का 1.1 वोल्ट। क्वेश्चन में निकालते हैं तो हर बार वही आती है फॉर डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, यूजुअली 1.09 से लेके 1.1 वोल्ट नेगेटिव के टर्म्स में आ जाती है। अगर मैं अपोजिट एक्सटर्नल वोल्टेज दे दूँ लेस देन 1.1 वोल्ट, तो कुछ भी नहीं होगा, हमारे जैसे इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट वर्क कर रहे थे एज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वैसे ही वर्क करेगा। 1.1 के इक्वल दे दूँ तो क्या होगा, जैसे ही मैंने 1.1 के इक्वल दी तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, दैट विल बी 0। तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। ठीक, अब अगर मैंने एक्सटर्नल वोल्टेज दे दिया 1.1 का, तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे कैथोड से, जो हमारा करंट फ्लो कर रहा था कैथोड से एनोड तक, वो फ्लो करने लग जाएगा एनोड से कैथोड तक। मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे एनोड से कैथोड तक, वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लग जाएंगे कैथोड से एनोड तक। ऐसा क्यों बोला मैंने? भाई ऐसा इसलिए बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट दौड़ता है। तो अगर जिंक से कॉपर तक इलेक्ट्रोड जा रहे थे और मैंने जो है नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अपोजिट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिया 1.1 वोल्ट का, तब सेल रुक गया। 1.1 से ज़्यादा का दे दिया तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन उल्टी दिशा में दौड़ने लगेंगे, ऐसे ऐसे उल्टी दिशा में दौड़ रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन मेरे उल्टी दिशा में दौड़ रहे हैं तब मैं ये बात बोल दूंगा उल्टी दिशा में दौड़ने वाले इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए कि करंट भी अब उल्टी दिशा में दौड़ रहा है। तो जिंक से कॉपर की तरफ करंट जा रहा है, पहले कॉपर से जिंक की तरफ जा रहा था। तो अब ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। एमसीक्यू में ये सवाल बहुत पूछा जाता है, या फिल इन द ब्लैंक में पूछा जाता है कि मेरे को अगर ई सेल दे दिया है तो मेरे को कितना एक्सटर्नल वोल्टेज देना चाहिए कि मेरा जो सेल है वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल की जगह इलेक्ट्रोलिटिक की तरह बिहेव करे। सो वो ग्रेटर देन 1.1 जो भी ऑप्शन होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात करनी है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डीपली समझना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह की होती है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। एनसीईआरटी के अंदर हमें ये बातें बता रखी है, एनसीईआरटी के अंदर हमें ये बातें बता रखी है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को आईयूपीएसी ने हटा दिया, डिसरप्ट कर दिया। हालांकि फिजिक्स वाले आज भी यूज़ कर लेते हैं उसको, फिजिक्स वाले आज भी जो भी उनके मन में आता है वो कर देते हैं, लेकिन हमें यूज़ करना है सिर्फ ऑक्सीडेशन एंड सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब इसमें कुछ ये आ जाती हैं। रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है? खुद को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल करेंगे, मतलब ऑक्सीडेशन करने की क्षमता ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऐसे याद रख सकते हैं, हिंदी लानी है। रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन करने की क्षमता को रिडक्शन पोटेंशियल का, तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगी? स्टैंडर्ड पोटेंशियल हो गई। अब अगर मैं A+2 से A पे जाऊँ तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं रिडक्शन हो रहा है, तो ये रिड्यूस कर अपने आप को रिड्यूस करने की टेंडेंसी रखता है, और जो खुद रिड्यूस होता है वो बाकियों को ऑक्सीडाइज करता है, तो ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा हम उसको कैथोड मानेंगे, हम उसको कैथोड मानेंगे। क्यों भाई? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है वहाँ पे रिडक्शन होगा, और जहाँ पे रिडक्शन होगा वही कैथोड हो जाती है। ये तो आईयूपीएसी ने भी रूल बता रखा है। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर मेरा जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेरे को क्या दे दिया है? टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब खुद को ऑक्सीडाइज करने की क्षमता को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल देंगे। जो खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है वो दूसरों को बखूबी तरीके से रिड्यूस करेगा, सो एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है, और ये बेस्ट एनोड की तरह वर्क करता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, और जहाँ पे ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑक्सीडेशन होगा वही हमारा एनोड माना जाएगा। ठीक, जब बात करते हैं इन चीज़ों की तो इनके कुछ एग्जांपल्स आ जाते हैं। जैसे मान लिया मेरे को दो वैल्यूज़ दे रखी है, ये इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखी है, ये इसकी रिडक्शन पोटेंशियल दे रखी है, तो मैं पहले इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से इसकी रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लूँगा,
क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल इज जस्ट द अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल इज जस्ट द अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो जब मैं रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करता हूँ तो मैं ये बात यहाँ पे बखूबी तरीके से देख सकता हूँ कि y की रिडक्शन पोटेंशियल x की रिडक्शन पोटेंशियल से ज़्यादा है, तो हमारा जो y होगा वहाँ पे रिडक्शन होगा, मतलब ये क्या होगी, कैथोड होगी, और जो x होगा वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, मतलब ये एनोड होने वाली है। जब सो बेसिकली स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या होता है, स्टैंडर्ड ईएमएफ को हम कैसे डिनोट करते हैं। स्टैंडर्ड ईएमएफ को डिनोट करने के जो तरीके हैं दैट इज़, अगर मैं ई नॉट सेल को क्या लिख दूं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। इसके पीछे क्या रीजनिंग है, तो भाई सीधी सादी बात है, एनोड पे क्या होगा, हमारा ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो मैं एनोड पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लूँगा, कैथोड पे रिडक्शन पोटेंशियल लूँगा। अब इसी को अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड लिख दूँ, बिकॉज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का जो उल्टा है वो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, तो ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, ई राइट माइनस ई लेफ्ट हो जाएगा, ई राइट माइनस ई लेफ्ट हो जाएगा, बिकॉज IUPAC की जो कन्वेंशन है उसके हिसाब से हमारा जो राइट होता है वो हो जाता है कैथोड, जो लेफ्ट हो जाता है वो हो जाता है एनोड। जैसे यहाँ पे ये सेल बनाया गया था, ये क्या है, ये है एनोड, ये कहाँ है, लेफ्ट है, ये क्या है, कैथोड, ये कहाँ है, राइट है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं बढ़िया बढ़िया सी। इसके अलावा इसके बाद आती है नॉस्ट इक्वेशन। नॉस्ट इक्वेशन करने से पहले हमें एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ वो सीरीज़ ऑफ एलिमेंट्स है जो कि हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल में अरेंज्ड है, फ्रॉम लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल टू हायर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या हायर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में। मतलब या तो जितनी ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगी उतने ज़्यादा आगे आ जाएंगे, तो ये हमारे H2 को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, या इनकी H2 से लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसकी वजह से H2 को जो है रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, मतलब H2 को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो ये जो मेटल्स हैं ये H2 को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, छापा मेटल्स हैं CHAPA। इसको याद रखने की क्या टेक्निक है, छापा CHAPA मतलब कॉपर, मर्क्यूरी, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ठीक है। अब पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ याद नहीं होती है, कई बार इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं, थोड़ा बहुत भी याद नहीं होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ तो दूर की बात है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ तो कभी भी याद नहीं होगी। अगर दिमाग में ऐसी बात आती है तो उसे भूल के, एक बहुत बढ़िया सी टेक्निक होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ याद करने की थी, वो क्या है, लेकर भारत सरकार का नाम मांगो एल्युमिनियम मिनरल वाटर करो, फिर चाहे कोई ना सुने, दिस इज़ SN, दिस इज़ SN, चाहे कोई ना सुने, फिर हाइड्रोजन। ये तो अपर की होगी, तो इसको कैसे याद रख सकते हैं, लेकर भारत सरकार का नाम मांगो एल्युमिनियम मिनरल वाटर, करो जिद, फिर चाहे कोई ना सुने, फिर हाइड्रोजन, ठीक है। अगेन इसको कैसे याद रख सकते हैं, इसको करने के लिए 5-6 बार जब तक रीड नहीं करते तब तक नहीं होता। लेकर भारत सरकार का नाम मांगो एल्युमिनियम मिनरल वाटर, करो फिर चाहे कोई ना सुने, फिर H2। लेकर भारत सरकार का नाम मांगो एल्युमिनियम मिनरल वाटर, करो फिर चाहे कोई ना सुने, फिर H2, चाहे कोई ना सुने फिर H2। तो लेकर भारत सरकार का नाम मांगो एल्युमिनियम मिनरल वाटर, करो जिद, फिर चाहे कोई ना सुने, हमारा PB और फिर H2।
ठीक है। फिर उसके बाद छापा मेटल्स आ जाते हैं, फिर कॉपर, फिर आयोडीन, फिर सिल्वर, फिर मर्क्यूरी, फिर ब्रोमीन, फिर प्लेटिनम, फिर O2, फिर Cl2। ये सारी की सारी सीरीज़ है। हालांकि वो बाद में जो आते हैं वो इतने यूज़फुल नहीं होते हैं, दे आर नॉट एज मच एज यूज़फुल एज वी आर एक्सपेक्टिंग देम टू बी। अब यहाँ पे क्या चीज़ें आ जाती हैं, यहाँ पे सबसे पहले जो हमें रीड करना होता है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस RT/NF ln KC। इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059/n log QC। इस सब की वैल्यू पुट कर देंगे तो माइनस का 0.059 आ जाएगा। इसे 0.06 भी बोल देते हैं। इसको QC क्यों ले रहे हैं भाई, इसको QC क्यों ले रहे हैं, दिस इज़ रिएक्शन कांस्टेंट, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है। तो ई सेल बराबर ई नॉट सेल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में से जब हम लोग माइनस का 0.059/n log QC घटा देते हैं। तो इन जनरल जब देखा जाए, इन जनरल आवर ई सेल इज ग्रेटर देन इज़ लेस देन ई नॉट सेल। ई सेल जो होता है हमारे यूजुअली ई नॉट सेल से जो होता है छोटा होता है इन यूजुअल कंडीशन, इन जनरल कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं नर्स्ट इक्वेशन की एप्लीकेशंस पे। नर्स्ट इक्वेशन पढ़ी, ई सेल बराबर ई नॉट सेल प्लस 0.059/n, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059/n log QC। अब QC लिखने का तरीका, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है। अब ऑक्सीडेशन दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, रिडक्शन दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया। अब कैसे करेंगे, पूरे का पूरा एक रिएक्शन लिखेंगे। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना होता है ना, मेरे को बस रिएक्टिंग स्पीशीज़ में क्या देखने होते हैं, आयंस देखने होते हैं। अब इसमें कौन से आयंस है, इसमें कौन से आयंस है, ठीक। अब मेरे को मान लिया इसका निकालना ऑक्सीडेशन का, तो ई नॉट प्लस से प्लस माइनस 0.059/n log Mn प्लस। इसके लिए कैसे निकालें, इसके लिए कैसे निकालें, इसके लिए तो सेम प्रोसेस है। अब ये तो भाई रिएक्टेंट में है तो ये नीचे आएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। बेसिकली अगर मेरे को रिएक्शन क्वेश्चन लिखना आता है तो मैं जो हूँ आराम से ये सारी की सारी चीज़ें कर सकता हूँ। हालांकि रिएक्शन क्वेश्चन तो 11th का टॉपिक है, ये तो यहाँ पे डिस्कशन होना भी नहीं चाहिए। ये तो 12th में जाके ये चैप्टर आता है तो वहाँ पे तो ये डिस्कशन होना ही नहीं चाहिए। स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल ऑफ H2 हमारे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ H2 के बराबर होता है, जो कि 0 के बराबर है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा बात है, किसके बराबर है, 0 के बराबर है। बड़ा ही ज़रूरी है, MCQs में जनरली पूछ लेता है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कितने के बराबर होता है, सो इट इज़ इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे एक इक्वेशन आ जाती है, अगर मैं इस इक्वेशन को देखूँ H2 से 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और मैं इसका जो है लिखने की कोशिश करूँ नेक्स्ट इक्वेशन, तो ई नॉट सेल 0 हो जाएगा। अब मैं इसे कैसे लिखूँ, ई सेल बराबर ई नॉट ऑफ H2 से H प्लस माइनस 0.059/1 log। अब ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ रहा है, H प्लस आ रहा है, log ऑफ H प्लस। ठीक। अब इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, अब इसके लिए ई नॉट सेल तो 0 हो जाएगा, तो ई सेल किसके बराबर आ जाएगा, ई सेल किसके बराबर आ जाएगा, ई सेल तो हम लोग 0 मान लेते हैं तो इसे तो उड़ा देते हैं, तो ई सेल जो है अपना इस क्वांटिटी के बराबर आ जाएगा। ई सेल आ गया माइनस का 0.059 log H प्लस, और हमें पता है कि माइनस का log H प्लस तो pH के बराबर होता है, तो 0.059 ऑफ pH हो जाता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल pH है बड़ा पॉजिटिव, ठीक, pH OP है बड़ा पॉजिटिव है, pH OP है बड़ा पॉजिटिव है, pH OP है बड़ा पॉजिटिव है। ये ट्रिक है याद रखने की, निमोनिक्स है याद रखने की, pH OP है बड़ा पॉजिटिव है। तो अगर मेरे को ये ट्रिक याद रह जाती है कि मेरा H2 से H प्लस जाने के लिए जो फॉर्मूला आता है वो 0.059 टाइम्स ऑफ pH आ जाता है, तो मैं इसे ऐसे बोल सकता हूँ कि pH बड़ा पॉजिटिव है, pH OP है। तो OP मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और pH बहुत पॉजिटिव है, मतलब ये जो फॉर्मूला है इसके लिए जो है हमारा जो पूरा का पूरा जो फार्मूला है इसके अंदर नेगेटिव कहीं पे भी नहीं आता जब हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड करने की कोशिश करते हैं। हालांकि याद रहना चाहिए, बट जिनको याद नहीं भी रहता उनके लिए फार्मूला होता है। अब डिपेंडेंस ऑफ EMF ऑन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन पे क्या डिपेंडेंस है। अब इसके लिए क्या होता है, QC बढ़ेगा। इफ़ वी जनरलाइज द इक्वेशन, तो ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059/n log QC होता है। तो QC की वैल्यू बढ़ाने के लिए मेरे को प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी। जितना प्रोडक्ट बढ़ेगा उतना ई सेल कम होगा,
लेकिन ई नॉट सेल कांस्टेंट रहेगा। ई नॉट सेल में तो मैं कुछ फ़र्क ला ही नहीं सकता, इट इज़ स्टैंडर्ड। और अगर मैंने जो है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन घटा दी तो उससे क्या हो जाएगा, मेरा ई नॉट तो कांस्टेंट रहेगा लेकिन ई सेल बढ़ जाएगा क्योंकि मेरा क्यूसी कम हो गया है। ठीक, तो ये एक बढ़िया सी चीज़ है। अब आ जाते थर्मोडाइनमिकल रिलेशन। मेरे को डेल्टा जी पता है, डेल्टा जी नॉट पता है। मैं इनसे जो है अगर इक्विलिब्रियम की बात करूँ तो क्यूसी को मैं केसी के बराबर लिख देता हूँ। क्यूसी को किसके बराबर लिख देता हूँ, क्यूसी को मैं केसी के बराबर लिख देता हूँ। थर्मोडाइनमिकल एफिशिएंसी का एक फार्मूला होता है, इसको स्टडी करने से पहले डेल्टा जी डेल्टा एच के बारे में पता होना चाहिए। डेल्टा जी डेल्टा एच दोनों को जब पुट कर देते हैं, ये हालांकि एनसीईआरटी में कहीं पे भी नहीं दे रखा, लेकिन इसके ऊपर जेईई मेंस में कुछ सवाल आए हैं। थर्मोडाइनमिक एफिशिएंसी क्या होता है, डेल्टा जी बाय डेल्टा एच इंटू 100, डेल्टा जी बाय डेल्टा एच इंटू 100। ठीक है, केसी क्या हो जाता है, इनके टर्म्स में कैसे लिखें केसी को, तो सबसे पहले यार यहाँ पे ln आ रहा है। अब इसको जो ln को e कर दें तो क्या आ जाएगा, e ऑफ एन एफ ई नॉट सेल बाई आर टी। ये यूजुअली जो है किताबों में बताया नहीं जाता और टीचरों को तो डर भी लगता है ये बताने से। e कहाँ से आ गया, मैथमेटिक्स तो किसी टीचर को भी नहीं आती है यार आजकल, कोई बात नहीं। ई कैसे आ जाएगा, एन एफ ई नॉट सेल बाय आर टी इसकी पावर में। और फिर उसके बाद जो है इसको अगर मैं 10 की पावर के टर्म्स में लिखना चाहूँ केसी को तो हो जाएगा एन ई नॉट सेल बाई 0.059। ये तो जनरलाइज फार्मूलास है। यूजुअली जब हमें कोई गंदा क्वेश्चन मिलता है तो हम लोग इसे कंपैरिजन करके आंसर निकाल देते हैं ई नॉट सेल वगैरह का। अब आ जाता है लैटिमर्स डायग्राम। एनसीईआरटी में दूर दूर तक लैटिमर्स डायग्राम का जिक्र नहीं है, बट जब हमें ई नॉट सेल सक्सेसिव रिएक्शंस के लिए निकालना पड़ता है, मान लिया x+4 से x+3 में जा रहा हूँ, फिर x+1 में जा रहा हूँ, फिर x में जा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, लैटिमर्स डायग्राम बनाऊँगा। लैटिमर्स डायग्राम में क्या होता है कि मैं सबकी जो सक्सेसिव ई नॉट है उसको कैलकुलेट करने के लिए जो वहाँ पे लिखा हुआ है उसमें इनटू इलेक्ट्रॉन का चेंज डिवाइडेड बाय टोटल इलेक्ट्रॉन का चेंज कर देता हूँ। इससे मेरे को जो है ई नॉट ऑफ टोटल मिल जाता है। ठीक, इसके अलावा अब जब बात कर ही रहे हैं तो हम लोग SHE की बात कर लेते हैं। ये मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए बहुत ज़रूरी कंपोनेंट माना जाता है। SHE शी जो है ये वो नहीं है जिसको शी समझ रहे हैं, शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो एक पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल हाफ सेल कैन नॉट बी मेजर्ड। तो एक इंडिविजुअल हाफ सेल का पोटेंशियल मैं मेजर कर नहीं सकता, तो मेरे को एक कंप्लीट सेल चाहिए होगा। एक कंप्लीट सेल में अगर मेरे को 2 ई नॉट दे रखे हैं तो मेरे को उसका ई नॉट पता नहीं है, इसका पता है, तो मैं कैसे निकालूंगा। तो मैंने SHE में क्या करा, मेरे को ये बात पता है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेता हूँ, इसका जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0 हो जाएगा, तो जो मेरे को ई नॉट सेल मिलेगा उसी का मिल जाएगा। वेरी गुड, तो उसका ई नॉट सेल मैं कैलकुलेट कर लूँगा, इसका तो ई नॉट सेल 0 हो जाता है। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड को कैलकुलेट करना है तो SHE को कैथोड बना देंगे। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए कैथोड बनता है, रिडक्शन पोटेंशियल के लिए एनोड बनता है। ठीक है, जो उसका कैलकुलेट करवाना है उसके लिए उसको वो बना दो जो उसका होना चाहिए। रिडक्शन पोटेंशियल किन के लिए कैलकुलेट करते हैं हम लोग, कैथोड के लिए कैलकुलेट करते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मेरे को किसी चीज़ का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है मैं उसको एनोड बना दूंगा और मैं SHE को कैथोड बना दूंगा। अगर मेरे को किसी चीज़ का रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है मैं उसे कैथोड बना दूंगा और मैं इसे एनोड बना दूंगा। ठीक, ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, लेकिन ये समझ में नहीं आता आसानी से यार ये हो क्या रहा है। कंसंट्रेशन सेल्स को बेसिकली डिलीट कर दिया गया है हमारे सिलेबस से, लेकिन क्या पता कब क्या आन पड़े, किसी के साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। तो समय का भरोसा ना करते हुए यहीं से आगे बढ़ते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स वो जिनके अंदर सेम मेटल जो है कैथोड और एनोड की तरह एक्ट करता है। मैंने मान लिया यहाँ पे जिंक सॉलिड डाल दिया था, इसका जिंक 2+ बन गया और फिर जिंक बन गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने एक इम्प्योर जिंक डाला जिसके अंदर बहुत इम्प्योरिटीज़ हैं, फिर ये ऑक्सीडाइज हुआ, इससे इम्प्योरिटीज़ घट के नीचे बैठ गई एज अ प्रेसिपिटेट, फिर जो मेरे को मिला वो जिंक सॉलिड हुआ, मैंने उसको ले लिया। तो एक प्योरीफाई करने का जो है वो है। इसमें कैसे याद रख सकते हैं, केमिस्ट्री पढ़ो एम्स जाओ, केमिस्ट्री पढ़ो एम्स जाओ, तो केमिस्ट्री पढ़ो एम्स जाओ, तो कैथोड प्योर होता है और जो हमारा एनोड होता है वो इम्प्योर होता है। इसका एक फार्मूला आ जाता है ई सेल बराबर माइनस का 0.059/2 log H प्लस एनोड की कंसंट्रेशन का ये, फिर उसका जो प्रेशर होता है कैथोड पे डिवाइड बाय अल्टरनेटली कर देते हैं, इसके अंदर और कुछ भी नहीं होता। अब इसके अंदर जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है हमारा। सबसे पहले
रेजिस्टेंस तो फिजिक्स में पढ़ते हैं, आर इज टू रो एल बाई है, और एल बाई क्या हो जाता है, सेल कांस्टेंट हो जाता है। इसके जो टर्म्स है ना बहुत ज़्यादा घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। अगर वो चाहेगा तो रुला देगा, ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेगा। अगर वो चाहेगा तो रुला दे, ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेगा। जैसे मैं अगर इसके लिए बोल दूँ सेल कांस्टेंट को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, सेल कांस्टेंट को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मैं इसे जी स्टार से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मैं इसे जी स्टार से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मैं इसे जी स्टार से रिप्रेजेंट कर दिया, मान लिया। अब जो मेरा जी स्टार है वो क्या हो जाएगा, मेरा एल बाय ए के बराबर हो जाएगा। और ऐसे ही जो मेरा आर है वो रो ऑफ जी स्टार के बराबर हो जाएगा। अब ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट जो है इनमें बहुत कुछ खास नहीं है, लेकिन इनसे क्वेश्चन जल्दी हो जाता है। अगर मैं जो है आधा घंटा बैठा रहूँगा तो मेरे को दिक्कत होगी। मतलब जी स्टार की जगह जब जी की बात करते हैं तो ये कंडक्टेंस होती है। क्या होती है, कंडक्टेंस होती है। कंडक्टेंस क्या पढ़ना, कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस हो जाता है। तो इसको जी से अगर डिनोट करें तो ये आ जाएगा 1/r। 1/r को ही हम लोग जो है जी बोल देते हैं। तो कंडक्टेंस ऑफ ए इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। कंडक्टेंस किसी मेटालिक, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में निकालते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक या आयनिक कंडक्टेंस हम आयंस के टर्म्स में निकालते हैं। सबसे पहले आप कंडक्टिविटी पढ़ते हैं। क्या है कंडक्टिविटी, व्हाट इज़ द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी है क्या, इसके पीछे बेसिक कंसेप्ट क्या है। व्हाट इज़ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। यस ऑब्वियसली कंडक्टिविटी क्या है, मेरा रेजिस्टिविटी का जो है इन्वर्स है। अब इसका जो है बहुत बढ़िया बढ़िया जो सवाल बनते हैं इसके ऊपर, वो किस तरीके से बनते हैं, इसकी जो है यूनिट्स के ऊपर जो है बहुत खेल चलता है। इसकी यूनिट इतना परेशान कर देती है इंसान को कि इंसान इस चैप्टर से दुखी हो जाता है। अभी तक जो चल रहा था वो कम कंफ्यूजिंग नहीं था कि यहाँ पे और इसकी यूनिट आ जाती है। इसकी यूनिट क्या हो सकती है, इसकी यूनिट हो सकती है ओम इनवर्स पर मीटर, इसकी यूनिट हो सकती है साइमन पर मीटर, इसकी साइमन पर सेंटीमीटर, इसकी पर ओम पर सेंटीमीटर। इतनी यूनिट इसकी है, कितनी याद करे आदमी, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई। तो इसकी ये यूनिट है और कोई भी स्टैंडर्ड यूनिट हम मान के नहीं चलते हैं। ये सारी यूनिट में से कुछ भी वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दे दे तो हमको ऐसे का ऐसा एग्जैक्टली करना पड़ेगा, ऐसे का ऐसा एग्जैक्टली करना पड़ेगा। ठीक है। अब एक बात याद रखते हैं कि सेल कॉन्स्टेंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट, रिमेन्स कॉन्स्टेंट for any electrolyte, for any electrolyte। ठीक है। तो इसके लिए अगर ये कांस्टेंट है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, R1 कापा 1 बराबर R2 कापा 2। उसके बाद इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, उसके बाद इसको मैं जी स्टार लिख सकता हूँ। ठीक है। R1 कापा 1 प्लस R1 कापा 1 R2 कापा 2 या जी स्टार के बराबर है। रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट। तो मैं अपनी सेल कांस्टेंट को चेंज नहीं कर सकता, तो उनसे एक टर्म मिल जाता है। तो क्या मैं इसे ऐसे ये भी करके लिख सकता हूँ कि R1 बाय रो 1 बराबर R2 बाय रो 2। बहुत बढ़िया। चलो ये आ जाएगा मेरा जी स्टार। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा जी स्टार। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। वेरी गुड। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है। मोलर कंडक्टिविटी एक ऐसा टॉपिक है जो कि इजीली समझ नहीं आता, इसमें थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन रहती है। तो अब क्या टॉपिक पढ़ना है, अब पढ़ना है भाई मोलर कंडक्टिविटी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट। क्या है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, द पेन इज नॉट वर्किंग यार। कंडक्टिविटी। सो आज पढ़ना है भाई मोलर कंडक्टिविटी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यूजुअली इससे सवाल भर भर के आते हैं, भर भर के। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नीट के अंदर इसी से सवाल दिए थे इस साल सारे के सारे। तो कैसे कैसे करना है। इट इज़ डिफाइंड एज द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन पर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन। इट इज़ डिफाइंड
as the conductivity of the solution per unit concentration। तो ये तो सुन के ही पता लग रहा है कि ये क्या बोलना चाह रहा है। ये क्या है, इस पूरी के पूरे जो मैंने चीज़ लिखी उसमें क्या पता लग रहा है, कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन पर यूनिट कंसंट्रेशन। मतलब जब कंसंट्रेशन को मैं 1 मान लूँ तो ये ऐसे हो जाएगा। इसको किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा एम को किस चीज़ से डिनोट करते हैं, लैम्डा एम को, मतलब कंडक्टिविटी को लैम्डा एम से डिनोट करते हैं। यार क्या बातें करता हूँ मैं भी इसे इससे डिनोट करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, प्रिटी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ से सवाल आते हैं, यहाँ से डेफिनेटली बोर्ड हो जाए, कोई भी एग्जामिनेशन हो जाए, उसमें सवाल आते हैं। तो लैम्डा एम का जो फॉर्मूला है, ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखी इसी से क्या मैं यहाँ पे रिलेट कर सकता हूँ कि जो मेरा लैम्डा एम है वो आ जाएगा मेरा के बाय सी के बराबर। यस ऑब्वियसली, तो मैं इसको के बाय एम लिख दूँ क्या, मतलब के बाय मोलैरिटी। यस ऑब्वियसली, अब कंसंट्रेशन घटाने से या डाइल्यूशन करने से हमारा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो हमारा जो पूरा का पूरा मोलर कंडक्टिविटी है क्या वो बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली। बट क्या कंडक्टिविटी भी इससे बढ़ेगा, ये बात देख लीजिए। जो पूरा फॉर्मूला है उसको देख के ऐसा लगता है कि यार अगर मैंने जो है मोलर कंडक्टिविटी बढ़ा दी किस तरीके से तो मेरा कंडक्टिविटी भी बढ़ जाना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं। क्यों? कंडक्टिविटी जब हम पढ़ रहे थे ये आयनिक कंडक्टेंस होता है, इसको कापा से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से आयनिक कंडक्टेंस बढ़ जाता है, कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी इज़ व्हाट, आयंस जो है उनकी कंडक्टिविटी क्या है, आयनिक कंडक्टेंस को ही हम लोग कंडक्टिविटी बोल रहे हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम लोग कंडक्टिविटी बोल रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी लिखती है कि अगर हम लोग डाइल्यूशन करते हैं तो हमारी कंडक्टिविटी घट जाती है। कैसे घट जाती है, हाउ डज इट हैपन? ये देखिए, सबसे पहले इसकी यूनिट, भाई इसकी यूनिट में यार कुछ भी नहीं आता है। इसकी यूनिट तो बड़ी सिंपल सी होती है, इसकी एक आधी यूनिट होती है, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। मेरे को अब याद हो गई है मेजॉरिटी ऑफ यूनिट्स, बट एक छोटे से बच्चे के लिए तो यार ये यूनिट्स बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। इसके अलावा लैम्डा एम के बाई सी होता है, तो लैम्डा एम को क्या मैं के बाई सी बराबर के बाय एन इंटू वी लिख सकता हूँ। ये एन क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हो गया, और मेरा वी क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि हमारा जो लैम्डा एम है ये वॉल्यूम के डायरेक्ट रेशियो में है? अब लैम्डा एम तो भाई वॉल्यूम के डायरेक्ट रेशियो में है, लेकिन क्या मैं यहाँ से ये नहीं कह सकता कि कापा हमारे वॉल्यूम के इनवर्स रेशियो में है? अब ये बात समझ में आती है एनसीईआरटी ऐसा क्यों बोलती है कि हमारा जो कापा है वो रिड्यूस हो जाता है। उसके पीछे ये रीजनिंग है। लैम्डा एम को अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ तो ये आ जाएगा के बाय एम इंटू 1000। अब ये एनसीईआरटी जो लिखती है कभी समझ नहीं आता यार ये के बाय 1000 क्यों है। आदमी रट्टा मार लेता है कि एन बाय के डिवाइडेड बाय एम इंटू 1000, बस हो गया रट्टा। कई जगहों पर फिर ऐसे लिख के दे देगा। कर लो, क्या बिगाड़ोगे एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी बोल के निकल जाती है और हम सुनते भी नहीं। कैसे करेंगे? अगर सेंटीमीटर में दे रखा है तो ज़्यादा बड़ा होगा ना, मेरे को ज़्यादा बड़ी यूनिट मिलेगी फॉर कापा। अगर मेरे को साइमन पर सेंटीमीटर में दे रखा है तो फॉर्मूला ये लगेगा, और अगर कापा मेरे को साइमन पर मीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर मीटर का ध्यान रखना है भाई बस, और आंसर निकल जाएगा। जहाँ पे मीटर आ जाए समझ जाओ 1000 नीचे आएगा, जहाँ पे सेंटीमीटर आ जाए समझ जाओ 1000 ऊपर आ जाएगा। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस में क्या फ़र्क है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में यार बस हमारा नीचे एन आ जाएगा, तो मेरा लैम्डा इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, के बाय
एन आ जाएगा, जिसके लिए सिमिलरली ये दोनों के दोनों जो हमारा साइमन से रिलेटेड है वही आएगा। ठीक, सेंटीमीटर मीटर। अब सबसे पहले मोलर कंडक्टिविटी की बात करें। भाई मोलर कंडक्टिविटी देखते ही पता लग रहा है ये कापा के जो है मतलब हमारी जो वॉल्यूम है उसके डायरेक्ट रेशियो में है, तो अगर मैंने जो है डाइल्यूट करा तो वो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। कंडक्टिविटी क्यों घट रही है? एनसीईआरटी की ये लाइन नहीं थी कि कंडक्टिविटी घट रही है, उसके पीछे रीजनिंग ये है कि हमारा जो कापा है वो वॉल्यूम के जो है इन्वर्स रेशियो में। नहीं नहीं नहीं, ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी ने नहीं बोली, ये तो हमने निकाल लिया। एनसीईआरटी ये बोलती है नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस फॉर द डाइल्यूशन, हेंस फॉर ओवरऑल रिएक्शन कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। मतलब अगर मैंने वॉल्यूम बढ़ाई तो नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम घट जाएंगे। पहले मान लिया 100 ml में 50 आयन्स थे, तो नंबर ऑफ आयन्स पर यूनिट वॉल्यूम 1 आयन इन 2 ml। सो बहुत अच्छी खासी कंडक्टिविटी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर मैं इसे डाइल्यूट करके 1000 ml कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 50 आयन्स। तो क्या मैं इसको ये कह दूं कि 1 आयन होगा 20 ml में, तो 20 ml में 1 आयन है, तो कहीं ना कहीं इसका कुछ कंडक्टिविटी लो होती नहीं दिख रही, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम घट रहा है। इसी वजह से हम लोग ये बात बोल रहे हैं कि कंडक्टिविटी घट जाएगी। दिस इज़ द बेस्ट वे एनीवन कैन एक्सप्लेन कि ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है। तो इसके पीछे की ये रीजनिंग है, ये पर्टिकुलर रीजनिंग है, ये जो जल्दी से समझ में नहीं आता ऐसे क्यों हो रहा है, सर में दर्द होता है पढ़ने के बाद, ये इसके पीछे की अच्छी खासी रीजनिंग है। कंडक्टेंस जी इंक्रीज़ हो जाएगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डाइल्यूशन होने पे, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डाइल्यूशन होने पे, दोनों में ही इंक्रीज़ होती है। रीजनिंग दोनों के लिए अलग हो जाती है। बट अगर मैं बात करूं एक ऐसे केस की जब मैंने डाइल्यूशन इनफाइनाइट कर दिया, मैंने क्या कर दिया, डाइल्यूशन इनफाइनाइट कर दिया। आई एम रियली हैप्पी विद माय वर्क, तो मैंने डाइल्यूशन इनफाइनाइट कर दिया। मेरे दिमाग में आया यार आज बड़ा खुश होने का मन हो रहा है, आज डाइल्यूशन इनफाइनाइट कर देता हूँ। मेरे मन में आया, मैंने कर दिया। अब मैंने स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट का किया, मेरे मन की खुशी तबाह करनी थी मेरे को। मेरे मन में था कि यार आज तो बहुत खुश हूँ, मेरे को दुखी होना है, तो कुछ तो काम कर लेता हूँ। अरे यार एनीवेज, ओहो ओके। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें देखने को मिल जाती है। यहाँ पे मान लिया मैंने क्या रख दिया, यहाँ पे मैंने मान लिया लैम्डा m रख दिया, और यहाँ पे मैंने रूट सी रख दिया। रूट सी क्यों रखते हैं टीचर ये भी नहीं बताते भाई, रूट सी क्यों रखा, मन कर रहा था भाई, रूट सी रख दिया। लैम्डा m बराबर लैम्डा m नॉट माइनस a रूट सी। ठीक, इसको हाईलाइट कर देता हूँ वरना बाद में मेरे को ही बुरा लगेगा यार, इतने सुंदर नोट्स भाई गंदे हो गए। तो ऐसा रिलेशन मिलता है। इस रिलेशन को क्या बोलते हैं, डिबल हकर्स ऑन सेंगर इक्वेशन। ये डी बाय हकल ऑन सेंगर इक्वेशन है, डी बाय हकल ऑन सेंगर इक्वेशन। अब मान लिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है मेरे पास, कोई भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आया, तो मैं यहाँ पे कैसा ग्राफ बनता देख सकता हूँ। ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ कुछ ऐसा होगा। कैसे भाई, इसका जो ग्राफ है रूट सी के बीच में, तो ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा स्लोप, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब मेरे को लैम्डा m नॉट निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं y एक्सिस से टच कर दूँ तो ये मेरा c इंटरसेप्ट हो जाएगा। मैंने इसे y एक्सिस से टच करा तो मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, लैम्डा m नॉट मिल जाएगा। तो ये जो लैम्डा m नॉट है ये ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करके मैं निकाल सकता हूँ। मान लिया वीक इलेक्ट्रोलाइट आ गया, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या करें, फिर से मन में आया कि एक बार ग्राफ को थोड़ा अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं, क्या पता ऊपर वाला कुछ मदद कर दे ग्राफ में। तो ग्राफ बनाने में ऊपर वाले ने जब मदद करने की सोची तो ग्राफ कैसा बना, ग्राफ ऐसा। अब आदमी सोचे यार इसको एक्स्ट्रापोलेट करने से कुछ भी नहीं होने वाला, मैं ग्राफ को अगर एक्स्ट्रापोलेट करूँगा ग्राफ ऐसे 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 जाता रहेगा, नथिंग विल हैपन।
तो यहाँ पे ये इक्वेशन जो है डी बाई हकल ऑन सेंगर इक्वेशन, ये कुछ ना कुछ कोई भी हेल्प नहीं कर पा रही है। तो हम लोग ये बात बोल लेते हैं यार, अब लोग ऐसे ही रह लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वी कैन नॉट फाइंड। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये क्या है? दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो ऊपर दे रखा है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। जो ऊपर दे रखा है वो क्या है? ऊपर दिया हुआ क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। बड़े ही बढ़िया तरीके से मैं भी अपने नोट्स को सजा के लिखता हूँ यार, बहुत मज़ा आ जाता है। ये क्या है? ऊपर जो दिया है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब ये तो हो नहीं सकता। अब ये दुख देख के हमारा कि यार कुछ नहीं हो पा रहा है ज़िंदगी में, कुछ भी नहीं हो पा रहा है ज़िंदगी में, कोलरॉश आते हैं। तो कोलरॉश ये कहते हैं कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वो हमारी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस के द्वारा रिप्रेजेंट करी जा सकती है ऑफ एनाइंस एंड कैटाइंस। इसमें एज सच इनने कुछ भी नहीं बोला, इनने बस ये बोला कि एक रिएक्शन में, मान लिया कोई भी एक रिएक्शन है, लैम्डा m नॉट ऑफ CH3 COOH मेरा बराबर आ जाएगा लैम्डा नॉट ऑफ CH3 COO नेगेटिव प्लस लैम्डा m नॉट ऑफ H प्लस। भाई इनने उसी बात को यूज़ करा जो हम लोगों ने इक्विलिब्रियम में पढ़ी थी। क्या बात थी? एसिड बेसिस के बारे में क्या बात सुनी थी भाई? फॉर एनी वीक एसिड वी गेट अ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हुआ ना, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो मैं लैम्डा m नॉट निकाल सकता हूँ। ऐसे ही H प्लस, अगर इसका जो है ये क्या कॉन्जुगेट एसिड है तो ये क्या हुआ? ये भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेसिस ही स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेसिस ही स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। H प्लस की तो वैल्यू देख के आदमी चकरा जाता है। ये H प्लस इतना टिंगू था, इसकी इतनी भयंकर वैल्यू कैसे आ रही है? इसकी हाईएस्ट वैल्यू होती। एक आध रिलेशन और आ जाते हैं जो कि मतलब यूज़फुल होते हैं। ये रिलेशन क्या है? ये है लैम्डा m बाई लैम्डा m नॉट गिव्स अल्फ़ा एंड इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट। ठीक, ये सब लिखने के तरीके हैं, ऊपर वाला मर्द करे। तो यहाँ पे पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ख़त्म हो जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रोलिटिक सेल आता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस NCERT का एक छोटा सा पोर्शन है जो कि मैं यहाँ पे करना पसंद नहीं करूँगा। मैं इसको जो है सेपरेटली करूँगा। बैटरीज वगैरह, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, तो उसमें बस 2 मिनट लगेंगे। तो इतना ही रहेगा। ये बहुत बढ़िया गया लेक्चर।